हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बढ़िया होंगे और सब अच्छे से अपनी पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे. Have a look everyone, we were on chapter number 11th and in our previous class we have discussed about price. Right, price is the second important element of marketing management. There are 4 P's of marketing: product, place, price and promotion. We have already discussed the first P, that is product. We have read about product and 3 different elements of product. What are the 3 elements? Branding, packaging and labeling. We have already covered this part. Now we have to discuss, no, we have to complete the second element, that is price. We have yesterday discussed that it is the monetary sacrifice which is given by the buyer to the seller against the product. Then we have discussed the various factors which a marketer need to keep in mind before fixing the price of any commodity. Right. First one was pricing objective, then the product cost. Third also we have covered. We have to discuss in detail these 2 points. Yesterday I have given an overview of these 2 points. Number 5th is government and legal regulations. गवर्नमेंट की कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती है जिनको फॉलो करते हुए आपको किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी होती है. जैसे कि एलपीजी है, तो जितना गवर्नमेंट ने कह दिया आप उससे एक्स्ट्रा प्राइसेस चार्ज नहीं कर पाओगे. यू मस्ट सेट द प्राइस विद इन द लीगल गाइडलाइंस और यू कैन से द गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट. You can't fix any price which is over than the guidelines of government. And then marketing methods used. In case you have used extreme marketing methods to promote your product, the intensive advertising techniques which have added to the cost of your product, then you will be offering your product at a higher price so that you can cover the cost of marketing. Right. And if you have opted for a simple marketing method which involved very less cost, then you can sell your product at a lower price also. Next, high price is related to हाई प्राइस. कब आप हाई प्राइस पे ऑफर करोगे? जब लो कंपटीशन होगा. क्यों? क्योंकि आप अकेले डीलर हो तो यू कैन मैनेज विद हाई प्राइस इन केस ऑफ लो कंपटीशन. नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डज नॉट इंक्लूड. क्या क्या चीजें प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है? मार्केट शेयर, लीडरशिप, ये तो बिल्कुल आता है. सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट आता है कि नहीं आता? बताइए, व्हाट डू यू फील? बिल्कुल आएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू डिलीवर गुड्स इन रूरल एरिया. फोर्थ ऑप्शन नहीं है, बाकी सारी चीजें आएगी. फिर ये एक बड़ी सी केस स्टडी गिवन है. देखिए क्वेश्चन की लेंथ देखिए आप. ऐसे जब भी केसेस आए आपको पहले ये पढ़ना है लास्ट का पोर्शन, क्या पूछना चाहते हैं. अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी फॉर्म में. एक ही क्वेश्चन में आपको 4 एमसीक्यूज दे देंगे और चारों एमसीक्यूज उसी केस से रिलेटेड होंगे जिसका आपको आंसर देना होगा. क्या कह रहे हैं? द अबव केस इज रिलेटेड टू अ कंसेप्ट व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग weapon. In conditions of perfect competition, most of the firms compete with each other on this concept in the marketing of goods and services. Identify the concept and explain briefly any 4 factors discussed in the above case. अब देखिए आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और कौन सा कंसेप्ट इसमें रिलेटेड है वो बताना है. अभी तो हमें पता है प्राइस से ही रिलेटेड है. अब जो ऊपर वाले पैराग्राफ में, ऊपर वाली केस स्टडी में फैक्टर्स आ रहे हैं, वो फैक्टर्स आपको डिटेल में बता दें. खुद पढ़ के देखिएगा. उसके बाद में कल मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आज तो आप खुद एफर्ट करेंगे. आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. अब आगे देखिए. फर्स्ट पी दैट वाज प्रोडक्ट. उसके अंदर 3 सब पॉइंट्स थे. याद रखना प्रोडक्ट के 3 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स है? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग. जब भी आप प्रोडक्ट रिलेटेड कोई काम करोगे तो आपको ये 3 डिसीजन लेने पड़ेंगे. डिसीजन रिलेटेड विद ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, डिसीजन रिलेटेड विद पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिसीजन रिलेटेड विद लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. उसके बाद में प्राइस, और प्राइस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स है विच यू मस्ट कीप इन योर माइंड बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. नंबर 3 इज प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. 2 चीजें आती है इसमें. प्लेस यानी कहाँ आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कौन से चैनल से आप अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वेदर यू विल ऑप्ट अ डायरेक्ट सेलिंग अप्रोच, जैसे एप्पल कंपनी के खुद के शोरूम्स होते हैं, या फिर आप रिटेलर्स और होलसेलर्स के थ्रू सेल करेंगे,
या आप अपने एजेंट्स अपॉइंट करके अलग अलग जगह काम करेंगे? So you have to decide in physical distribution the channel of distribution which will be adopted by you 2020. आगे देखिए, place refers to the set of decisions that need to be taken in order to make the product available. वो सारे decisions जो आपको लेने पड़ेंगे अपने product को available करवाने के लिए. If products are not made available to consumer at the right place at the right time, then consumer would not be able to buy them. Easy सी बात है, अगर प्रोडक्ट सही जगह सही टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे तो कंज्यूमर परचेज कैसे करेंगे? Place element is a process by which the goods are transferred from the place of production to the place of consumption. काफी बार बच्चे इसका आंसर ट्रांसपोर्टेशन लिख देते हैं. Which element of marketing is related with transferring goods from the place of production to place of consumption? आपकी गलती नहीं होती, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, बट ध्यान रखें ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग के तो केवल 4 ही एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. कौन से है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट? तो ये प्लेस के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये हाईलाइट कर लेना सेंटेंस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. आगे बढ़ते हैं. प्लेस मिक्स, कोई सा भी मिक्स आ जाए, आपको सिंपल सा डेफिनेशन लिखनी है. ऑल द डिसीजंस रिलेटेड विद दिस. जैसे प्रोडक्ट मिक्स था तो प्रोडक्ट मिक्स मीन्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड विद प्रोडक्ट. मार्केटिंग मिक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड विद मार्केटिंग. Price mix, all the important decisions related with price. So place mix, all the important decisions related with physical distribution of goods and services. Now, these decisions are regarding the channel of distribution, market for distribution, etc. Basically, दो चीजें, कौन से चैनल से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और फिजिकली गुड्स का मूवमेंट होगा कैसे, कैसे आप गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाएंगे. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है. सबसे पहले चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पढ़ना शुरू करते हैं. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यस बेटा हिमाक्षी, रीड द पार्ट. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बी क्विक. Channel of distribution refers to the public or middlemen who help in distributing the goods. Goods are produced at one place and customers are scattered all over the country, so it is very difficult for the product to distribute goods to the place of consumption. For example, tea is produced in Darjeeling, Assam, but it is consumed all over the country. It is very difficult for producer to distribute tea all over the country, so he takes the help of some middlemen so that it can be supplied to all the customers. Channels of distributions are the firms and individuals who help in transferring the goods from place of manufacturing to place of consumption. The common type of channels of distributions are wholesaler and retailer. Very good beta. Have a look everyone, what is written. Channels of distribution है क्या? ये वो लोग हैं या वो मिडलमैन है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को लेके जाएंगे. बाकी सिंपल सी बात कही गई, आप सबको पता है, सम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री. So channels of distribution are helping the producers in distribution of goods. These are the firms or individuals who help in transferring the goods from one place to another. अगर मैं बात करूं इन दो की, तो ये channels of distribution है. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड पहुंचाने के लिए यू नीड होलसेलर एंड रिटेलर. सो दीज आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इनके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, राइट? आगे देखिए. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेक शॉपिंग इजी फॉर कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल फॉर मैन्युफैक्चरर. कंज्यूमर के लिए भी इजी हो जाता है, वो अपने घर के आसपास की जगह से परचेज कर सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी इजी हो जाता है, मैन्युफैक्चरर के लिए सॉरी, कि वो क्या करे, वो सीधा एक ही इंसान को सेल कर दे और वो आगे अलग अलग जगह सेल कर देंगे. बस बाकी आपको रीडिंग करते ही समझ आ जाएगा. आगे देखिए क्या कह रहे हैं. कंज्यूमर कैन गेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बाय विजिटिंग वन रिटेल शोरूम, whereas if there is no retailer then to buy various products he will have to visit various manufacturer which involves lot of effort. आप सोच के देखिए, शुगर लेने अगर आपको शुगर फैक्ट्री में जाना पड़ता, टी लेने आपको दार्जिलिंग जाना पड़ता, और
मिल्क तो जनरली हम, हो सकता है आप में से बहुत सारे जने मिल्कमैन से लेके आ रहे हो, बट और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप अगर जहाँ प्रोड्यूस हो रही है वहां तक लेने जाने का आपको अगर जाना पड़ता तो डेफिनेटली हमारा टाइम सारा उसी में लग जाता, हमारा कंजप्शन बहुत टफ हो जाता, राइट। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डायग्राम में, चार्ट फॉर्म में। अगर मिडलमैन नहीं हो या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं हो, क्या बता रहे हैं इस चार्ट में? यस बेटा जय किशन, क्या पता चल रहा है आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया है इस चार्ट को देख के? मतलब कि कंज्यूमर मतलब इन सब से कंज्यूम करते हैं। हाँ, इन सबके पास जाके खरीदेगा, तो क्या आप इन सबके पास जाके खरीदते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, मतलब मिडल मैन जो होता है, मतलब वो शॉपकीपर, उससे लेते हैं हम। बिल्कुल, हमारे सिचुएशन में केस 2 है, हम जनरल मर्चेंट के पास जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं और ये सारी चीजें वहीं से खरीद के ले आते हैं, है ना। तो ये बता रहा है कैसे कंज्यूमर के एफर्ट्स रिड्यूस हो सकते हैं, बच्चों वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें। अब चैनल लेवल्स देखिए, अलग अलग लेवल के चैनल्स होते हैं। जीरो लेवल यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं, फर्म खुद अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेगी विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडियरीज। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कोई इंटरमीडियरी यूज नहीं करती, अपनी डायरेक्ट सेलिंग करती है। मेरा खुद का शोरूम, मेरी कंपनी का शोरूम, और मैं डायरेक्टली सेल आउट कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी इंटरमीडिएट, ठीक है। तो वो है जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल। क्या लिखा हुआ है? It is a case when firms sell their product directly to customer without adopting any intermediary. आपने कोई इंटरमीडियरी चुना ही नहीं, जैसे बाटा, बाटा के शोरूम होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग होती है। ऐसे ही मेल ऑर्डर के थ्रू जो सेलिंग होती है ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू, और ऐसे बहुत सारी चीजें। कॉमन टाइप्स क्या है? या तो आप सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हो, मेल ऑर्डर हाउस से सेलिंग कर सकते हो, इंटरनेट से या टेली शॉपिंग से। इसका डायग्राम देखिए, ये चार्ट देखिए, ये देखते ही समझ आ जाएगा, बाकी चीजें तो अब ये लिखा हुआ। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये चार्ट बना के दे दिया और आपको कह दिया आइडेंटिफाई द चैनल, तो ये मुझे दिख रहा है जीरो लेवल चैनल है, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? वन लेवल होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर और बीच में एक इंटरमीडियरी आएगा। ये एक इंटरमीडियरी होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। यहाँ पे ये रिटेलर लिखा हुआ है, कंपल्सरी नहीं है कि रिटेलर हो, होलसेलर भी हो सकता है। बस बात इतनी है कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में केवल एक ही इंसान आएगा, वो एक इंडिविजुअल होलसेलर या रिटेलर कोई भी हो सकता है। टू लेवल में दो लोग आ जाएंगे, होलसेलर एज वेल एज रिटेलर, ये थोड़ा इजी रहेगा, टू लेवल चैनल सेलेक्ट करना थोड़ा इजी रहेगा। थ्री लेवल चैनल में क्या होता है देखिए, थ्री लेवल चैनल में फर्म्स डायरेक्टली होलसेलर से डील नहीं करके एजेंट्स अपॉइंट कर देती है। एजेंट अलग अलग होलसेलर को प्रोडक्ट देता है और फिर वो होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर कस्टमर्स को देता है। तो ये थ्री लेवल चैनल हो गया है। चलिए भाई एक बार देख लीजिए, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। चलिए कोई डाउट्स नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। थ्री लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर एजेंट को कुछ सामान दे देता है, मैंने आपको जैसा बताया। एजेंट से होलसेलर्स पिक करते हैं, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। अब देखिए डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चार मेन एक्टिविटीज होती है जो आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम परफॉर्म करनी होती है। अब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं हाउ मेनी एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू कीप इन माइंड कि टोटल 4 एक्टिविटीज है। कितनी? 4 एक्टिविटीज। कौन कौन सी है आज सिर्फ नाम समझ रहे हैं, कल इसकी प्रॉपर रीडिंग करेंगे। नंबर 1 ऑर्डर प्रोसेसिंग, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 वेयर हाउसिंग, नंबर 4 इन्वेंट्री। आई डोंट थिंक कि नंबर 2 और नंबर 3 में मुझे कुछ समझाने की जरूरत है, बट स्टिल बुक में छोटी छोटी कुछ चीजें दी हुई है जो आपको पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्लास में इसकी रीडिंग जरूर करवाऊंगी, वरना कुछ बच्चे इसको छोड़ ही देंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कस्टमर से ऑर्डर लेके प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक की सारी चीजें। कस्टमर से ऑर्डर लिया, उस ऑर्डर रिसीव करने के बाद कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी देने तक का सारा काम ऑर्डर प्रोसेसिंग में आएगा। कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का फिजिकल मूवमेंट करवाना। वेयर हाउसिंग, गुड्स को स्टोर करना जब तक उनकी मार्केट डिमांड नहीं है। इन्वेंट्री, ये डिसाइड करना कि आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए,
आपके पास कितना स्टॉक हर वक्त होना चाहिए, ये इन्वेंट्री रिलेटेड है। तो चारों में से ही बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए टर्म 1 में बनेंगे, इसको करेंगे कल, बस कल यहीं तक करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक करके वेडनेसडे है कल, थर्सडे को आपका प्रोडक्ट एलिमेंट तक का एक ओरल टेस्ट और एक रिवीजन क्लास रहेगी। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए, ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स के लिए। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।